नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नंदन तिवारी। स्वागत है आप सभी अधिवक्ता महोदय में। अपने वीडियोस में हम आजकल बात कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलबी, एलएलएम, एलएलबी ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम्स को लेकर के। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम प्रवेश परीक्षा को लेकर। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं दीपांशु और पल्लवी। दीपांशु, पल्लवी, स्वागत है आपका अधिवक्ता महोदय में। थैंक यू भैया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमने एक श्रृंखला चलाई हुई है जिसमें हमने पहले भी एलएलएम लखनऊ विश्वविद्यालय से एलएलएम एंट्रेंस पास किए लोगों से बात की है और प्रयास किया है कि जो भी पुराने वर्षों के सवाल हैं, जो पुराने वर्ष का पैटर्न है, सिलेबस है, उसके विषय में जो इस बार के आने वाले छात्र हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनकी कुछ मदद हो सके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय में एलएलएम जो एंट्रेंस 2022-17 में होने वाला है उसको लेकर के। तो दीपांशु, पहले मैं परिचय दे दीजिए, पल्लवी आप भी परिचय एक एक करके दे दीजिए, फिर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु शुक्ला है और मैंने 2016 से 2021 बैच में लखनऊ विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी से अपनी एलएलबी ऑनर्स कंप्लीट किया और उसके बाद 2021 में मैंने एलएलएम की प्रवेश परीक्षा दी और एलएलएम की प्रवेश परीक्षा मैंने एलयू की दी, जहां मेरी तीसरी रैंक, और मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जहां मेरी 7वीं रैंक, और दिल्ली विश्वविद्यालय की थी जहां मेरी 9वीं रैंक। तो दीपांशु प्रतिभाशाली हम कहेंगे इनको, और लखनऊ विश्वविद्यालय से इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है एलएलबी ऑनर्स की। और एलएलएम में इन्होंने जैसा बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और दीपांशु बीबीएयू में भी पहली रैंक। बीबीए उन्होंने टॉप किया था, बीबीए में इनकी पहली रैंक थी। और हमारे साथ पल्लवी है। पल्लवी, आपने कहाँ कहाँ की परीक्षाएं दी थी? गुड इवनिंग, मेरा नाम पल्लवी भारती है। मैंने 2016 to 21 एलएलबी फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया है। आफ्टर डैट मैंने बीएचयू, एलयू और डीयू का एंट्रेंस दिया था, जिसमें मैंने तीनों जगह क्वालिफाई किया और अभी मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलएम 2 ईयर कर रही हूँ। तो ये आप लोग का परिचय है। दीपांशु, पल्लवी दोनों इस समय फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्र हैं, एलएलएम के छात्र हैं। और लेकिन आज हम जो अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो लखनऊ विश्वविद्यालय की तैयारियों को लेकर के बात करने वाले हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की क्या इनकी तैयारी थी, किस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई की थी। दीपांशु, जो भी छात्र इस समय लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलएम की तैयारी कर रहा है, क्योंकि समय कम है, मुझे लगता है 1 महीने या 1 महीने से थोड़ा अधिक समय होगा, और आपने भी तैयारी की, तो उस समय आपके पास चूंकि पुराने वर्षों के पेपर नहीं थे और ना कोई ऐसा डिसाइडिंग पैटर्न था, ना कोई प्रपोजल था कि कहाँ से कितने सवाल आते हैं, तो ऐसे में मैं कहूँगा संसाधनों का थोड़ा अभाव सा था। तो कैसे आपने तैयारी कैसे की, आपने शुरुआत कैसे की? इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जो हमारा एक सिलेबस था यूनिवर्सिटी के द्वारा डिफाइन किया गया था कि एक कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे एंट्रेंस में आएंगे और उनका पैटर्न क्या रहेगा, कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने नंबर का रहेगा। तो उसके हिसाब से मैंने सबसे पहले सिलेबस निकाला, क्योंकि किसी चीज़ की शुरुआत करने के लिए, खासकर किसी एंट्रेंस आपको देना है, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है आपको पढ़ना क्या है। तो उसके लिए मैंने सिलेबस निकाला और उन सब्जेक्टों में हमारे जो सब्जेक्ट थे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन पीनल कोड, इंटरनेशनल लॉ और फैमिली लॉ, इन सब्जेक्टों को मैंने पहले से पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद हमने सारे सब्जेक्टों की अच्छे से पढ़ाई की और उसके बाद इससे जुड़े एमसीक्यू को सॉल्व किया और फिर इसी तरीके से हमने अपनी पूरी पढ़ाई। ये जो आपने सिलेबस बताया, जो आपने बताया कि किन विषयों से सवाल आते हैं, तो इन विषयों से कुछ ऐसी संख्या निर्धारित है क्या कि किस विषय से कितने सवाल आते हैं? ऐसा आपके पेपर में कुछ ऐसा आपको देखने को मिला? बेसिकली जब मैं परीक्षा दे रहा था तो हमारे पास टोटल 100 क्वेश्चन आने थे और हमारे समय में इंटरव्यू भी 30 नंबर का होना था। कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं था कि जो ये हमारे सब्जेक्ट है 7-8, इनसे इतने क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, लेकिन एक मोटा मोटा डिसाइड किया जाए तो इन 7-8 सब्जेक्ट से 12 सवाल, 10 सवाल सारे सब्जेक्टों से लगभग आए, मतलब 10 के आसपास। 10 के आसपास, 10 के आसपास। पल्लवी, सबसे ज़्यादा जो आपको आपने पेपर दिया उसमें सबसे ज़्यादा सवाल आपको क्या लगता है किस विषय से आए थे? सबसे ज़्यादा अगर सवाल आए थे तो एक कॉन्स्टिट्यूशन का था और एक जूरिस्प्रूडेंस का था। ये आपके मैक्सिमम जो पेपर है वो एक डिसाइडिंग फैक्टर टाइप का है, जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन, और इनसे रिलेटेड केस लॉज। लाइक कॉन्स्टिट्यूशन में आपके कौन से अमेंडमेंट्स हुए हैं और उनसे रिलेटेड जो केस लॉज हैं ये आपके बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो अगर आपको कहीं ना कहीं एलएलएम क्वालिफाई करना है तो जूरिस्प्रूडेंस और कॉन्स्टिट्यूशन में पकड़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब
दो विषय आपके इस समय में कॉन्स्टिट्यूशन और जो स्टूडेंट्स ये पल्लवी बताई कि डिसाइडिंग थे ज़्यादा मेहनत करनी है। तो ये मान के चलें कि कॉन्स्टिट्यूशन है या जो स्टूडेंट्स है या जो भी फैमिली लॉ कॉन्ट्रैक्ट और इसमें से अमूमन 10 से 12 सवाल, 10 से 12 सवाल। चूंकि पैटर्न इस बार बदला हुआ है, इंटरव्यू इस बार नहीं होना है, इस बार केवल आपका 100 सवालों का ऑब्जेक्टिव एक पेपर होना है। तो उम्मीद यही करेंगे कि इन्हीं सारे विषयों से सवाल आएँ और इतने ही संख्या में सवाल आएँ। दीपांशु, सवालों की संख्या के बाद जो सबसे अहम बात है कि अगर ये पता चल सके, ये पता चल जाए कि कौन से टॉपिक से सवाल आते हैं, क्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, अगर इस चीज़ की जानकारी पहले से हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है पढ़ाई करने में। तो आप लोगों को ये बता दीजिए कि जो एक एक विषयवार बता दीजिए जो सवाल आपके, चूँकि विश्वविद्यालय एंट्रेंस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पेपर वापस करना नहीं है, तो वहाँ से मैं पुराने वीडियो में बार बार कहा, मैंने ये चीज़ कही है और जब भी मैंने किसी से इंटरव्यू लिया है तब ये बात कही है कि आप सभी बहुत मेधावी हैं, आप सभी का मैं धन्यवाद कहूँगा कि आप सभी अपनी ऐसे सवालों को याद करके इधर बैठे हुए हैं ताकि अपने जो की मदद कर सकें। तो एक एक विषय को हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे एक पहला विषय कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लें, तो कॉन्स्टिट्यूशन में पल्लवी कैसे सवाल आए थे, क्या सवाल आए थे? भैया कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली जो आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए थे वो अमेंडमेंट से पूछे गए थे, वो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट सबसे ज़्यादा थे। जब मैंने पेपर दिया था उस टाइम पे 105th अमेंडमेंट हुआ था और कुछ समय पहले ही हुआ था और आफ्टर 1 मंथ वो एग्ज़ाम हुआ और उसमें वो अमेंडमेंट आया। तो यू मस्ट हैव टू नो कि इस समय आपका जो अमेंडमेंट चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा चल रहा है, कौन से नंबर का बिल अभी पास हुआ है और उस अमेंडमेंट से रिलेटेड अदर अमेंडमेंट्स हैं या फिर उससे रिलेटेड जो केसेज जिसमें चैलेंज किया गया उसका आपको पता होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन से बात अगर करें, जैसे एक पोर्शन वाइज बात करें कि प्रियम्बल से सवाल, फंडामेंटल राइट से सवाल, डीपीएसपी से सवाल, प्रेसिडेंट से, एग्जीक्यूटिव, तो ऐसे ज़्यादातर सवाल कहाँ से मिले थे आपको, ज़्यादातर कहाँ से आए थे? जैसे भैया इन जनरल हम लोग अगर जो बात करें तो हम लोग डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम सारे लोग पढ़ते हैं। बट जो मिसलेनियस पोर्शन होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन को, जो सबसे लास्ट का पोर्शन है, वो मैक्सिमम लोग उस पर ध्यान भी नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं आपका सवाल वहाँ से उठता ही उठता है। लाइक शॉर्ट टाइटल, इन्फोर्समेंट, अगर जो इन्फोर्समेंट डेट है तो उसको कहाँ पे मेंशन किया गया है। जनरली हम लोग सोचते हैं स्टार्टिंग का आर्टिकल 1-2 होगा और वहीं पे मैक्सिमम अपना नंबर हम लोग गवा लेते हैं। दीपांशु, क्या सवाल, आपको क्या सवाल मिले थे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या कुछ बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरा इम्पोर्टेंट है और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन से ही सवाल बनते हैं। लेकिन अगर हम बात की जाए कि उनकी तैयारी कैसे करनी है, हमें अपने कम समय में ज़्यादा कैसे पढ़ना है, तो मेनली ये है कि सबसे पहले आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स में कहाँ पे क्या दिया हुआ है, मतलब ये कहें कि कॉन्स्टिट्यूशन का अगर इंडेक्स पढ़ें और इंडेक्स पढ़ने के बाद लगभग चीज़ें हमारी तैयार हो जाएंगी। जैसे लाइक दैट अटॉर्नी जनरल का अपॉइंटमेंट कहाँ पे है, कौन करता है, फाइनेंस कमीशन कहाँ पे है, कंटिजेंसी फंड कहाँ पे दिया हुआ है, या शुरू में हम बात करें रिजर्वेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे जुड़े उनमें अमेंडमेंट हुए हैं। जैसे 15(4) की बात करें, 15(5) की बात करें, 15(6) की बात करें, ऐसे हम 16(4)B की बात करें, 16(4)A की बात करें। और इस अमेंडमेंट में कई चीज़ें ऐसी पूछी जाती हैं कि कोई अमेंडमेंट हुआ है तो उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट का एक लीडिंग जजमेंट रहा है, तो वो जजमेंट रहता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तरीके से कोट करना चाहूँगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में 15(1) ऐड किया गया तो उसके पीछे का जो रीजन था वो एक हिस्टोरिक रीजन स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दोराईराजन का केस था। ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। फिर मिसलीनियस जो प्रोविजन, जैसा कि पल्लवी ने कहा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बहुत समय क्या होता है मिसलीनियस प्रोविजन एक लाइन हमको पढ़ना होता है और वहीं से सीधे सवाल हो जाते हैं। लाइक दैट कि इंटरप्रिटेशन क्लॉज कहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन में, डेफिनेशन क्लॉज कहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन की शॉर्ट टाइटल कहाँ पे दी हुई है, ये सारे ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जनरली जैसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किए तो कहाँ से शुरू कर देते हैं कि शुरू के आर्टिकल 1, 2, देन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, और फिर क्या होता है हम लोग कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो जाते हैं। उसके बाद का पोर्शन आते आते जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं फिर होता है अब खत्म करना है। तो जनरली हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमारा तैयार है उसको भी थोड़ा सा साइड में रख देते हैं और हमें जो बात के प्रोविजंस है लाइक 124 सुप्रीम कोर्ट का आपका हुआ या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन का हुआ या फिर आपका इमरजेंसी से चला गया, तो उन सब पर पहले ज़्यादा फोकस करो क्योंकि जब आप कोई चीज़ फ्रेशली शुरू करोगे तो आपको ज़्यादा वो चीज़ें गेन करोगे कि उसमें क्या क्या नया चीज़ें ऐड हुआ है।
और पता चला फंडामेंटल राइट पढ़ना शुरू किए और आपको पता है फिर आप उसी में रमे हुए कि हाँ इसमें और कंट्रोल मतलब ऐड कर लें। जैसे कि इसके लिए हम एक सवाल ऐड करना चाहेंगे जो हमारी परीक्षा में आया भी था, वो हमारा सेक्शन जो था 248 249, वो जो प्रोविजन है जिसमें जो स्टेट की पावर दी हुई है, जिसमें यूनियन कानून बना सकती है, सेंटर कानून बना सकती है, जैसे नेशनल इंटरेस्ट में रेज्यूडिक पावर, ये सेक्शन एज इट इज आए हुए थे। आपका प्रीवी पर्स केस हो गया, किस केस को कहा जाता है या फिर कौन सा आर्टिकल इससे रिलेटेड जो कि रिपील हो चुका है, या फिर आपका आ जाता है कि ये जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में एक आर्टिकल 263 है, उसका आपको जो होता है कौन से कमीशन पे बेस्ड है इंटर स्टेट रिलेशन। तो ये सारी चीज़ें ना आपको 20 से लीडिंग आर्टिकल्स उठानी होगी, आप 395 को पूरा याद नहीं कर सकते हो, तो ये आपको जानना होगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही चर्चा होगी। कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जो अगला विषय है, अगर बात करें उसकी, जैसे फैमिली लॉ, तो फैमिली लॉ में क्या है, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों से सवाल आते हैं। जी। कैसे सवाल आए थे, किस क्या सवाल याद आ रहे हैं? अगर फैमिली लॉ की बात की जाए तो फैमिली लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो टेक्निकलिटी आती है वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में आती है, जो बेसिकली हिंदू सक्सेशन एक्ट है। और साथ ही साथ अगर हम पैरेलली बात करें तो मुस्लिम लॉ से जुड़ा जो सक्सेशन लॉ है, इसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आती है। वहाँ से कठिन सवाल है। हाँ, ऐसे सवाल आते हैं जो थोड़ा टेक्निकल जैसे होते अगर हैं। आप हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात करोगे तो उसमें आपके जो 2 लिस्ट दिए हुए हैं, तो यू मस्ट हैव टू नो द थिंग्स इन ऑर्डर। लाइक आपको पता होना चाहिए कि पहले में फादर नहीं इंक्लूडेड है, सेकंड लिस्ट में इंक्लूडेड है, क्योंकि उसमें एज इट इज आ जाता है कि आपको फर्स्ट लिस्ट में कौन शामिल नहीं है। और दूसरी चीज़ है आपका लाइक पर कैपिटा एंड पर स्ट्रीट जो डिवाइडेशन होता है, उसमें अगर आप ये सोचो कि आप रट लोगे तो आप रट नहीं सकते, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका पेपर में आता है वो एग्जाम प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आती है। और एक चीज़ जो मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी फैमिली लॉ के पेपर में, कि जैसे आपका अगर जो डाइवोर्स का ग्राउंड हुआ तो आपने डाइवोर्स के सारे ग्राउंड है वो रट लिए, मुझे सारे रटे हुए थे और मैंने उसको डिटेल में नहीं देखा, मेरे पास नोट्स से सब कुछ था, बट लैक ऑफ टाइम में मैंने नहीं देखा उसे डिटेल में। और क्वेश्चन क्या आया कि स्टेरिलिटी जो होती है वो क्या, जैसे इम्पोर्टेंसी आपका ग्राउंड है तो क्या स्टेरिलिटी भी ग्राउंड हो सकती है, और मैंने बस उसे ध्यान नहीं दिया, इस वजह से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था। तो अगर आपको कोई भी ग्राउंड दिया गया कि डाइवोर्स का है या फिर नहीं है, तो यू मस्ट हैव टू नो कि उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है या फिर क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड की गई हैं। साथ ही साथ आपका बड़ा लीडिंग केस है सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट पे, उसमें 2 केसेज है, एक में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को चैलेंज किया गया था और एक में अपेंड किया गया था, तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो दोनों केस तो हमको तो लगता है वो सारे पेपर वो में केस आए भी हुए थे, सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार का केस था, वो हमारे एग्जाम में आया हुआ था। एकदम ऊपर ही है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब और से। इसमें एक चीज हम और ऐड ऑन करना चाहेंगे, बहुत सारे बेसिक प्रोविजंस आते हैं, जैसे कंडीशंस कौन कौन सी हैं और किस कंडीशन पे मैरिज वाइड होती है, किस कंडीशन पे मैरिज वाइडेबल होती है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड प्रोविजन है। और यहाँ से सीधे सवाल आते हैं, गार्जियनशिप एक्ट हुआ तो उसमें कितने साल के बच्चे को नेचुरली जो उसका नेचुरल गार्जियन होगी वो मदर होगी, एडॉप्शन से जुड़े प्रोविजन है। तो ये कॉन्सेप्चुअल फैक्ट है, इसको सभी को तैयार करना होगा और कॉन्सेप्ट को समझना होगा, वहीं से सीधे सवाल आते हैं। और ये हिंदू लॉ हुआ मुस्लिम लॉ हुआ, इसका जो सोर्स है इससे सवाल आते हैं, सोर्स पे Sources से भी हाँ सोर्सेज से जुड़े सवाल जैसे मिताक्षरा दरभाग। और दरभाग। दरभाग, और इससे जो इनके अथर हैं, बिजनानेश्वर और यहाँ ये ये वो सब बात चीजें आती हैं। तो मतलब जो मेरिट को साथ में मेरिट को पढ़ना है और उसके साथ में थोड़ा सा फिलोसफी भी पढ़नी है हाँ। उसके। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाली फैमिली की बात की। अगला अगला विषय क्या बात करेंगे हम लोग? अगला जो सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को मोस्टली प्रॉब्लम होती है वो सब्जेक्ट जूरिस्प्रूडेंस है और इंटरनेशनल लॉ है, जिसमें मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि ये कैसे तैयार होगा, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है तो लॉ की फिलोसफी, लेकिन प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरीके से फैक्चुअल हो जाता है। तो वहाँ पे हमें फैक्टों को क्या होता है, जो बेसिकली मोटा मोटा एक आइडिया है कि कहाँ से हमारे कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो 5-6 चैप्टर हैं। बेसिकली अगर बात की जाए स्कूल की, स्कूल लगभग किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का 40% कवर करता है। जूरिस्प्रूडेंस के सवालों का जूरिस्प्रूडेंस का 40% स्कूल्स कवर करता है, और उसमें जो सवाल आते हैं वो बेसिकली जो सवाल होते हैं वो बहुत सीधे सवाल होते हैं, लाइक दैट जो स्कूल्स हैं तो स्कूल्स की कोर फिलॉसफी क्या है और उनसे जुड़े जो जुरिस्ट हैं और उनके थॉट क्या है और उनकी थ्योरीज क्या है। कोई सवाल ऐसा आपको याद आ रहा हो तो अगर बात की जाए तो सीधा पूछता है कि इसे लिविंग लॉ थ्योरी किसकी है। अच्छा। तो ऐसे पूछ लेता है, फिर या पूछ लेगा कि पॉजिटिविस्ट कौन है। या फिर कौन सा स्कूल है
लॉ जो होता है वो लॉ इज फाउंड, या फिर कौन जो होता है वो ऑट पे फोकस करता है एग्जैक्ट जब क्वेश्चन है, या सीधा पूछ लेता कि इसमें ये भी आया था कि गुरु नाम किसका है, मतलब ऐसे ही सवाल आते हैं। लेकिन कुछ सवाल जो गुरु होते नाम तो हैं, आपसे कॉन्स्टिट्यूशन से भी रिलेट करके होता है कि इंडिया में जो अपना यहाँ पे गुरु नाम क्या है। कुछ सवाल होते हैं जो डिफिकल्टी होती है, जैसे बहुत सारे स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो सीधे जुरिस्ट के होते हैं, उनको कोई ना कोई क्रिटिसाइज करता है, और वो जो क्रिटिसाइजिंग स्टेटमेंट होता है ये भी पूछा जाता है। कई बार ये मतलब ऐसे सवाल आए हैं कि केल्सन के इस बात को किसने काटा, किसने इसको अपोज किया। जैसे एक सपोर्टर होते हैं और एक उसके जो क्रिटिकल होते हैं, तो मैक्सिमम सपोर्टर तो आपको पता ही हो जाता है आप जब पढ़ते हो स्कूल्स को, बट उनको किसने क्रिटिसाइज किया है ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है क्वेश्चंस में। ये बात हो गई स्कूल की। इसके बाद जो मेन जूरिस्प्रूडेंस में है वो है लीगल पर्सनालिटी। लीगल पर्सनालिटी में बेसिकली हमको फोकस करना होता है कि लीगल पर्सनालिटीज की थ्योरीज कौन कौन सी हैं और उन थ्योरीज के प्रोपाउंडर कौन है, यानी बेसिकली उनसे जुड़े कौन है। ये सीधा सवाल बनता है कि ब्रैकेट थ्योरी है तो कौन है, तो हाँ ब्रैकेट थ्योरी को किसने प्रोपाउंड किया था। ऑनरशिप पोजीशन का कॉन्सेप्ट हो गया, ऑनरशिप पोजीशन से भी लगभग सीधे सवाल आते हैं। और एक जो आपका राइट्स एंड ड्यूटी का चैप्टर है उसमें जी हाँ, हॉफील्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत मतलब उससे लगभग 3-4 क्वेश्चन दो सवाल तो मिनिमम बनते हैं। किसी ना किसी हॉफील्डियन से राइट क्या है, क्लासिफिकेशन से 2 सवाल बनते हैं। रिलेट क्या है, तो ये बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन। तो ये हॉफील्ड की क्लासिफिकेशन से सवाल पिछले वीडियोस में भी एलएलएम में जब बात की तभी कई बार इसमें जोड़ डाला गया है। और जैसा आपने स्कूल बताया, स्कूल को लेकर के सवाल आते हैं, तो स्कूल और किताबों का नाम भी आता है क्या, किसने लिखी? हाँ, किताबों का नाम आता है, और कम से कम 2 किताबें ऐसी हैं जो आती ही आती है। जैसे हॉफील्डियन क्लासिफिकेशन से कंफर्म है कि लगभग ये तय है कि 1 या 2 तो पूछेगा ही पूछेगा। ऐसे ही जूरिस्प्रूडेंस में बुक भी कंफर्म है कि हाँ 1 या 2 तो पूछेगा ही पूछेगा, तो कुछ आती है। मेरे मतलब हिसाब से माय ओपिनियन, अगर आपको बुक पढ़नी है तो आप एक कंपाइल्ड फॉर्म में कहीं भी कलेक्ट कर लो। ऐसा नहीं कि आप सारे चैप्टर्स खोलते जाओ फिर एक बुक याद करो तो दूसरा, एक जगह आप चाहे कोई एमसीक्यू फॉर्म में फिर कैसे भी है सारे बुक्स एक जगह नेम्स कलेक्ट कर लो और फिर आप याद करो। हाँ, वो टोटल 20-25 होंगे, आप उनको करके उनके आगे उनके ऑथर्स के नाम लिख दीजिए और उनको एक बार आप पढ़ लीजिए ढंग से, तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और यहाँ पे प्रयास ये भी करना है कि जिस समय आप स्कूल को पढ़ रहे हैं, जैसे आपने पढ़ा कि सोशियोलॉजिकल स्कूल में डीन रॉस्कोपाउंड को आप पढ़ रहे हैं, तो उसी समय प्रयास करिए कि देख लीजिए कि डीन रॉस्कोपाउंड को अगर फादर कहा जाता है या उनके लिए कुछ खास है, या अगर उन्होंने कोई एक खास टर्म दिया है या उनकी कोई किताब है, तो एक साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें से एक ना एक सवाल आपका मैं कहूँगा आ ही जाएगा। एंड एट द सेम टाइम उससे क्या क्या एमसीक्यूज बन सकते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है बाद में एग्जाम टाइम में। जूरिस्प्रूडेंस में और कुछ बचा है? जूरिस्प्रूडेंस में जो अभी पहला चैप्टर बचता है जिसमें जो इंट्रोडक्शन होता है, बेसिकली डेफिनेशन होती है। डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन से सवाल आते हैं, 2-3 सवाल रहते हैं डेफिनेशन से स्टेटमेंट फॉर्म में। और जूरिस्प्रूडेंस में एक चीज़ और है कि जो डेफिनेशन होती है उसमें कुछ की टर्म होते हैं, तो आपको वो की टर्म पता होनी चाहिए, तो आप ऑटोमेटिक उसको रिलेट कर लोगे कि किसने ये चीज़ कही। लाइक दैट, अगर हम एक छोटे से एग्जांपल से बात करें जो परीक्षा में आया भी था, कि अगर बात करना है कि लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन जूरिस्प्रूडेंस को किसने कहा था, तो हमने की टर्म पकड़ लिया लॉयर्स एक्सट्रोवर्जन, जिसको जूलियस स्टोन ने कहा था। तो ऐसे ही टर्मिनोलॉजी को की पॉइंट पकड़ के आपको उसको तैयार करना है। डेफिनेशंस कायदे से आपको पढ़नी है, और कम से कम प्रयास करिए कि 4-6 जो नामी गिरामी जो चर्चित परिभाषाएं हैं, प्रचर्चित लोग हैं, उनकी परिभाषाओं को आप याद करके जाइए। विधिशास्त्र की परिभाषा, जूरिस्प्रूडेंस की परिभाषा उन्होंने कैसे दी, और अगर कुछ खास कहा है, उन्होंने कुछ खास टिप्पणी की है जूरिस्प्रूडेंस को लेकर के, तो उस चीज़ को याद रखिए। अभी तक ये ट्रेंड था कि वन लाइनर जो डिफिनेशंस होते थे वो लगभग चले आ रहे थे, बट 1-2 साल से है कि पैटर्न चेंज हो गया, पूरे पैराज में वो लोग डेफिनेशन जो होते हैं वो उठा के दे देते हैं और उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि आपको जब ये सारी बातें आपके साथ की जा रही हैं, तो आप ये समझिए कि आपके साथ जो लोग बैठे हुए हैं उन्होंने 4 विश्वविद्यालय के एंट्रेंस दिए हैं, एंट्रेंस को पास किया है, तो 4 अलग-अलग पेपर देखने का अनुभव भी रहा है। तो जबकि सवाल ऐसे मिले जुले आते हैं, जब हम लोग कभी भी तैयारी करते हैं तो यही प्रयास करते हैं कि देखें डीयू का भी सिलेबस पढ़ लें, बीएचयू का भी सिलेबस पढ़ लें, क्या हमारे काम आ जाए। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस पे भी काम कायदे से करना है। तो हम लोगों ने अभी तक बात की है कॉन्स्टिट्यूशन की, आईपीसी की और जूरिस्प्रूडेंस की। इंटरनेशनल लॉ जो कि पहली उसकी मैं कहूँगा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा रूखा विषय है, थोड़ा हम रुचि भी नहीं रहती है, और अचानक से जब सेमेस्टर में पास करना एक दूसरी चीज़ है, और यहाँ पे जब हम लोग एंट्रेंस देते हैं तो एक बड़ा जटिल चीज़ हो जाती है।
तो कैसे इंटरनेशनल लॉ में कैसे सवाल आते हैं, किस प्रकार के? इंटरनेशनल लॉ में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। रीज़न क्या था, उसमें आपको बहुत सिलेक्टेड चीज़ें पढ़नी है जो कि डिसाइडिंग होती है कि आपका इंटरनेशनल लॉ में क्या 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 पूछा जा सकता है। एकदम श्योर शॉर्ट होता है कि हाँ वहाँ से चीज़ें उठनी ही उठनी है। फॉर एग्जाम्पल यूएन चार्टर की आप हिस्ट्री पढ़ लो और आईसीजे आप पढ़ लो, उससे आपका जो इंटरनेशनल में जो क्वेश्चन है वो 60 to 70% कवर हो जाते हैं। और उसके बाद आपका अगर जो एक जनरल उसमें चले आए इंटरनेशनल लॉ होल ऑफ द एस्पेक्ट में यूएन चार्टर के अलावा, तो आपका एक डेफिनेशन पोर्शन हो गया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, और एक थ्योरीज जो दी हुई है। इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं पूछा जाता है इंटरनेशनल लॉ। थ्योरीज की अगर बात करें तो थ्योरीज और डिटेल बताइए, कैसी थ्योरीज? भैया थ्योरीज में जैसे स्टेट रिकॉग्निशन की है, स्टेट रिकॉग्निशन जी, तो उसमें आपका लगभग 4-5 थ्योरी दी हुई है। ऐसे कुछ और पर्टिकुलर चैप्टर इसमें स्टेट सक्सेशन, एक्स्ट्राडिशन, ये सभी पूछते हैं? नहीं एक्स्ट्राडिशन नहीं पूछा जाता, लेकिन स्टेट सक्सेशन से सवाल करते हैं। सक्सेशन, स्टेट रिकॉग्निशन, मतलब ये मान के चलें कि जो यूएन चार्टर जिसने कवर कर लिया, आईसीजे कवर कर लिया और डेफिनेशन पोर्शन कवर कर लिया, तो वो लगभग इंटरनेशनल डन है। क्योंकि 10 सवाल ये लोग बता रहे हैं कि लखनऊ विश्वविद्यालय का जो बंटवारा है, सवालों का जो बंटवारा है, 10 सवाल या 10 से 12 सवाल के करीब आने इंटरनेशनल लॉ के। और अगर आप यूएन चार्टर को कायदे से पढ़ के जा रहे हैं तो मुझे लगता है आधे से अधिक सवाल यूएन चार्टर से यूएन चार्टर उसमें लीग ऑफ नेशन आपका जो उसका बैकग्राउंड है वो पूरा पढ़ लीजिए तो मैक्सिमम पोर्शन कवर है। और सबसे अच्छी बात ये इंटरनेशनल लॉ में कि जो हमारा यूनाइटेड नेशन चार्टर है और आईसीजे स्टैच्यूट, यहाँ से हमें सेक्शन बहुत कम पूछे जाते हैं। जो बहुत लीडिंग सेक्शन है वो पूछे जाते हैं, सेक्शन का कंटेंट पूछा जाता है। और वो कंटेंट हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कोई बुक नहीं रेफर करना है, हमें सिर्फ एक यूएन चार्टर की बैराक ले लेनी है और उस बैराक से खुद क्वेश्चन बना करके और उस बैराक के बेसिस पे उसका आंसर करना है। लाइक दैट कि सस्पेंशन किस सेक्शन में है, सस्पेंड कौन कर सकता है, किसी स्टेट का एक्सपल्जन कौन कर सकता है, किस सेक्शन में है, कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस किस सेक्शन में है, या सीधे मतलब सेक्शन हाँ, से ऐसे जैसे आपको पूछ दिया कि जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है तो उसके कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है, तो उसमें 3 फंक्शन दे दिए हैं और एक दे दिया नहीं है। कौन सा नहीं है? हाँ, तो उसमें एक्सक्लूजन का आप लगा के कर सकते हो, या फिर आपका पूछ लेता है लाइक कि अगर जो भी उसको क्या बोलते हैं कोर्ट आईसीजे है तो उसमें जो चयन होता है उसको कौन करता है, तो उसमें जनरल असेंबली बहुत बड़ा रोल अपना प्ले करती है यूएन चार्टर में। बट यहाँ पे देखा जाता है कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली इंडिपेंडेंटली वहाँ पे इलेक्ट करती है। और तो ये माइनर से डिफरेंस पता होना इसके चाहिए। साथ ही साथ कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाने का एक पैटर्न रहा है कि लाइक दैट जब आईसीजे की बात करते हैं तो इंडिया से जुड़ी हमारी कौन सी हस्तियां हैं जो वहाँ पे उन्होंने काम किया, ये हमारा ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही आता ही रहता है। लेटेस्ट में कौन आईसीजे के अभी हैं यहाँ पे जो मेन है या उससे जुड़े अगर कभी आ जाता है तो आईसीजे का इसमें प्रेसिडेंट कौन है। यहाँ पे एक बड़ी राहत की बात यह है कि यदि आपका इंटरनेशनल लॉ अभी तक अच्छे से तैयार नहीं है, अगर आप उसके लिए परेशान हैं, लिटरेचर आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कम से कम यूएन चार्टर का जो एक्ट है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मुझे लगता है एसके कपूर की बुक पल्लवी बता रही है, एसके कपूर की बुक, अगर आपके पास बुक नहीं है तो कम से कम यूएन चार्टर को कायदे से सेक्शन उसका इंडेक्स पढ़ करके आइए, तो वहां से मेरा मानना है कि अगर आप यूएन चार्टर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं और यूएन चार्टर अच्छे से पढ़ लेते हैं, यूएन चार्टर पढ़ने और आईसीजे स्टैट्यूट को पढ़ने का मतलब ये है कि कहीं पे आपको इंटरप्रिटेशन की आवश्यकता पड़ती है और आप बुक नहीं रेफर करते हैं, आप गूगल का प्रयोग कर लेते हैं और वहां से कंटेंट उठा के अपने बैराक में उसको पेस्ट कर देते हैं। वो आपके लिए मुझे लगता है 60 to 70% आपका इंटरनेशनल का पोर्शन कवर कर देगा। आपको थोड़ा सा उसमें लेटेस्ट भी है इंटरनेशनल पूछ लेता है लाइक आपका जो भारत सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबर है तो कितने साल के लिए मेंबर है, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में कौन है, और आपका एक पूछता है कि इकोनॉमिक सोशल काउंसिल जो उसमें कुछ उसके सब जो पार्ट्स होते हैं उसमें कौन से हैं कौन से नहीं है। लाइक 6 तो आपके मेन ऑर्गन हो गए, उसके अलावा कुछ और उसके पार्ट्स हैं स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन, हाँ वो आपके पूछ लेते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि उससे भी काफी और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको कुछ नहीं करना, उसके लिए बुक नहीं रेफर करना है, आपको इंटरनेट का प्रयोग करना है। और जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे अभी नाटो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा है, या अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो चर्चा में रहा है, या वर्ल्ड बैंक की बात करें, WHO की बात करें, WTO की बात करें, या अगर हम इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो ऐसी चीज़ों को आपको पढ़ लेना है और उनके प्रेसिडेंट कौन है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उनके कितने मेंबर्स हैं,
ये सब आपको प्रिकॉशन के तौर पे देख के जाना है, हो सकता है कि 1-2 सवाल इससे आपके आ जाए। तो ये नॉटो जो अभी आपने बात बोली बिल्कुल सही बात है कि ट्रेंड में जैसा पूरा पेपर आप लोग बता रहे हैं, तो जो चीज़ें ट्रेंड में रही हैं वो हमेशा से वो चीज़ें पूछी गई हैं। तो नॉटो अभी रसिया के झगड़े को लेकर के काफ़ी चर्चित है, तो नॉटो वगैरह को पढ़ने की जरूरत है कायदे से। इंटरनेशनल लॉ में और कुछ बचता है क्या कि नहीं भैया, और इंटरनेशनल लॉ के लिए मतलब एक परीक्षा मंथन का एमसीक्यू है और उसका कंसाइज फॉर्म में 1 लाइनर भी दिया होगा परीक्षा मंथन अभी पल्लवी किताबों पे हम और डिटेल में बात जी करते जी हैं। जी। इंटरनेशनल लॉ के बाद अगर हम आगे बढ़े तो कॉन्ट्रैक्ट में कैसे सवाल आते हैं? जनरल कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ज़्यादा सवाल कहाँ से पूछते हैं? सबसे ज़्यादा तो केस लॉज होते हैं केस लॉस, कॉन्ट्रैक्ट में। कॉन्ट्रैक्ट में केस लॉस कैसे पढ़ने हैं? तो और- केस लॉस कुछ खास पॉइंट्स पे या कहीं से भी आ सकते हैं? स्टार्टिंग के आपके स्पेशली 5 से लेके उधर आपका 75 तक चला जाती है, तो 74-75 तक आपका चला गया। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एलएलएम के एंट्रेंस में। उसमें भी जो आपके स्टार्टिंग के 5, 6, 7, 8 हैं, 3, 4 हैं, जिसमें आपका जो प्रपोजल कैसे होता है, एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, इस पे लगभग 2-3 बैक टू बैक सवाल बनते हैं। और मेरा एक सवाल गलत हुआ था इसमें कि आपका जो प्रपोजल होता है उसको कब कंप्लीट माना जाएगा, अगेंस्ट प्रपोजी एंड अगेंस्ट एक्सेप्टर। तो उस पे बहुत क्लियरिटी होना चाहिए क्योंकि इस पे 2 सवाल मिनिमम आते ही आते हैं। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन ऑफ ऑफर, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, इन सारी चीज़ों पर पल्लवी बता रही है, सवाल भी खूब आते हैं। और केस लॉ जिनसे रिलेटेड, जनरल ऑफर से रिलेटेड, और लाइक कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक का केस हो गया। और ये जैसे हम लोग को जनरल पता है ये केस है, पर इससे पहले भी क्या कोई केस था जिसमें जनरल ऑफर की बात की थी, तो आपको वो केस भी पता होना चाहिए। वीक वर्सेस साइबार का जैसे इसमें केस था, तो उसमें इसको नहीं एक्सेप्ट किया गया था, तो आपको उसकी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी दे देते हैं ना कि सबसे पहले इस चीज़ की बात किस में उठी थी, या फिर अगर जो कार्लिन वर्सेस कार्बोनिक वाला केस है तो इसको बाद में किस इंडियन केस में अप्रूव किया गया था। और चूंकि अभी ये जो एंट्रेंस है, ये एलएलएम का एंट्रेंस है, ये मानकर चल रहा है, ये हर आदमी चल रहा है जो विश्वविद्यालय परीक्षा आयोजित कराता है कि आप एलएलबी में आप एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं। तो जब भी केस लॉज की बात कर रहे हैं तो केस लॉज में साइटेशन वगैरह को कायदे से ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है 4 केस दे दिए हैं और उसमें कहा गया है कि उनको ईयर वाइज ऊपर नीचे करिए, कौन सा केस पहले का था बाद का था। तो केस लॉ जब आप पढ़िए तो केवल आप ये केस लॉ में किसी पार्टी का नाम याद रखने से नहीं काम चलेगा। दोनों पार्टीज का नाम आपको कायदे से पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, ईयर पता होना जरूरी है। अब किस लॉ जर्नल में छपा है वो बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन कम से कम आपको साल पता होना चाहिए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात की जाए, मैं थोड़ी चीजें और ऐड कर दूं इसमें कि कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत इजी सब्जेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में हमको क्या करना है कि बेसिकली जो क्वेश्चंस आते हैं वो 1 से लेके 75 तक ही आते हैं, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट है। उसके बाद बहुत सिलेक्टेड इलस्ट्रेशन कहीं उठा करके, चाहे वो बेलमेंट का हो या इंडेमनिटी का हो या सिक्योरिटी से जुड़े प्रोविजन है, ये सीधे आपके हमारे यहाँ सवाल आ जाते हैं। सेक्शन बेस्ड, लाइक आपका पर्टिकुलर लेन किस में है, जनरल लेन किस में है, या सिक्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, या प्लेज कहाँ पे दिया हुआ है, बेलर बेली कहाँ पे डिफाइन है। और दूसरी चीज ये है कि केस लॉ जब हम पढ़ें तो जो महत्वपूर्ण केस लॉज हैं, जो इंपॉर्टेंट लीडिंग केस लॉज हैं, उनका क्या करें कि हम जजेस के नाम याद कर लें, क्योंकि कभी कभी होता है जजेस का नाम पूछता है। लाइक दैट कि हम बात करेंगे कि मोहरी बीबी और से धर्मोदार रोज की बात करें, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का बहुत ही लीडिंग केस रहा, और वो 1903 में डिसाइड हुआ, और उसमें जो जज थे वो लॉर्ड नार्थ, जस्टिस लॉर्ड नार्थ थे। ऐसे ही हम जब क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट पे बात करते हैं तो एक जो उसका लीडिंग केस है वो मोजेस बनाम मैकफार्लान का केस है, और मोजेस बनाम मैकफार्लान में जो जज थे जस्टिस मैंसफील्ड थे। और ऐसे ही और जहाँ पे लॉर्ड समनर कहाँ पे हैं, तो कुछ ज्यादा नहीं है, 10-5 केस हैं, उनको हमें देख लेना है। मेरे हिसाब से जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा, कॉन्ट्रैक्ट में सबसे ज़्यादा कुछ पढ़ना तो आपको केस लॉस पढ़ना, क्योंकि उसमें आपका वो मिलान वाले क्या जाते हैं मैच करने को, और कम से कम आपका 8 वाट सवाल सिर्फ इस बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट पे बन जाते हैं। 4 सिर्फ ऐसे अगर 2 दे दिया और 2 आपका रैंडम पूछ लिया ऑप्शन में, तो आपके 10 सवाल और जो एक थोड़ा टेक्निकल प्रोविजन इसका होता है, जो बेसिकली मुझे लगता था, क्योंकि मुझे थोड़े दिन तक नहीं समझ में आया था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ उस पर। जो ये हमारा सेक्शन 3, 4, 5, ये जो प्रोविजन है कि कब कम्युनिकेशन मतलब कब रिवोक किया जा सकता है, या कब एक्सेप्टेंस पूरा मान लिया जाएगा, एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट की क्या पोजीशन होती है, जब पार्टी जो होती है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन में होती है तो क्या होता है। तो ये थोड़ा इस पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, श्योर है कि यहाँ से सवाल बनने ही बनने हैं। और कॉन्ट्रैक्ट में बेलमेंट, एजेंसी, प्लेज,
इंडेमनिटी गारंटी जो ये है, इनमें से सवाल आते हैं क्या? ये है बस लीडिंग सेक्शन लाइक इंडेमनिटी किसमें 124 में श्योरिटी की लाइबिलिटी सीधे सवाल मतलब। सीधे सवाल 125 हो गया। इधर केस लॉस नहीं। नहीं केस लॉस लॉस निकाल दो, जैसे मोसेस मैट फलान या फिर मतलब वो वही जनरल कॉन्ट्रैक्ट तक हाँ। केस लॉस वगैरह की बात है, बाकी नहीं। इधर केवल 124 नहीं, के आपका 73 में लाइक वो 73 to 75 damages में जी, वहाँ पे damages हमारा केस जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। जी जी हेडली वर्सन डेफिनेटली। हाँ, तो Hadley ऐसे version। केस क्वांटम मेरिट वगैरह हुआ तो आपको ज़्यादा काम, ये लोग जैसा बता रहे हैं, ज़्यादा काम आपको करना है जनरल कॉन्ट्रैक्ट में। और जनरल कॉन्ट्रैक्ट में आपको काम इंडेक्स पे भी करना है, आपको प्रोविजन भी पता होनी चाहिए कौन से सेक्शन में क्या चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ ये लोग बहुत जोर दे रहे हैं केस लॉस पे, तो आपको केस लॉस के लिए खूब अच्छे से प्रिपेयर होकर आना है। बाकी 124 ऑनवर्ड्स अगर आप थोड़ा सा केस लॉस को छोड़ना चाहें तो आप केस लॉस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत उतने केस लॉस है भी नहीं डिजाइनिंग। और वहाँ पे अगर आप सीधे सीधे सेक्शन भैया एक पॉइंट सॉरी मैं ऐड करना चाहूँगी कि दो चीज़ें सेक्शंस रिपील हुई हैं, एक आपका 76 से लेके 123 तक और एक लास्ट का जो आपका सेक्शन मुझे ध्यान में आ रहा है एग्जैक्ट, उसमें ये पता होना चाहिए कि वो किस एक्ट के द्वारा रिपील किया गया है और कौन सा चैप्टर है, उससे जुड़ा कानून उससे कौन सा सवाल नया बनते लगा है। हैं। 76 से 123 सेलर गुड्स बना तो किस एक्ट के द्वारा उसको रिपील किया गया, ये कब बना, तो जी। आपको और पार्टनरशिप एक्ट दोनों के बारे में, क्योंकि यहीं से काट के चीज़ें अलग की गई हैं, तो ये आपका रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। और मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट को आप थोड़ा अगर टिपिकल मानते हो एलएलएम की तैयारी के लिए, तो इतनी सूचना के बाद, इतनी जानकारी के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट आसान लगेगा। हाँ 73 to 75 का जो हमारा प्रोविजन है उसमें 2-3 केसेस हैं जो लीडिंग हैं, ट्रेडिशनल केसेस हैं, पूछे जाते हैं, जैसे भैया ने अभी हेडले वर्सेस पैसेंडेज का केस बताया है, या 2-3 केसेज और हैं, मूला दमोता करके केस है, या कुछ और प्रोविजन है उसमें कि कौसाई कॉन्ट्रैक्ट से जो जुड़े प्रोविजन है उनके लिए कंपनसेशन कहाँ पे है, पेनल्टी कहाँ पे है, तो ये थोड़ा टेक्निकल है, देखना पड़ेगा अच्छे से। केस लॉस यहाँ भी वही चीज़ है, केस लॉस के साथ उसका ईयर आपको खूब प्यारे से देखना है ताकि आप उसमें टिक उसमें ऑर्डर कर देता है कौन सा पहले, जैसे अभी मैंने विक्स और टाइमर का बताया था, तो वो जाता है कि किस ऑर्डर में केसेस इस ऑर्डर में आया। और जैसा दीपांशु ने बताया कि इसमें कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड है कि जस्टिस का नाम पूछने वाला, क्योंकि बहुत डिसाइडिंग है, और वो डिसाइडिंग इस तरीके से है कि 200-300 वर्षों पुराना केस है और आज तक हम लोग उसको उसका पालन कर रहे कहीं हैं। ना कहीं उसने कोई लॉ सेट कर दिया है, कोई लॉ सेट किया है, जब जाहिर सी बात है एंसन ने जो स्टेटमेंट दिया था हाँ, रिगार्डिंग गनपाउडर एक्सेप्टेंस, वाला, जी। तो वो भी बहुत बड़ा बहुत रोल कुछ है। करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद कौन सा विषय बच रहा है? इसके बाद हमारे पास इंडियन पीनल कोड बचता इंडियन है जो पीनल कोड। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कैसे कैसे सवाल मिले थे आपको, कौन सा सवाल आया था? आईपीसी की बात की जाए तो आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है और लगभग सारे बच्चों को पता होता है, लेकिन इसमें करना क्या है हमको कि प्रोविजन तो हमको पता ही होनी चाहिए कि प्रोविजन कौन से कहाँ पे क्या दिया हुआ है। जैसे जो मेन प्रोविजन है जो बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, ऑफेंस अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों, लेकिन शुरू में भी हमको ध्यान देना है जो डेफिनेशन क्लॉज है। डेफिनेशन क्लॉज से कभी कभी पूछ लेता है कि डिसऑनेस्टली कहाँ डिफाइन है, कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे डिफाइन है, या गुड फेथ कहाँ पे दिया हुआ है, हार्बर कहाँ पे दिया हुआ है। इसका सेक्शन तो सीधा भी ये याद कर लेना कि इसका सेक्शन कौन कहाँ पे है। इसी में एक बात और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी कि जो आपका सेक्शन 53 से लेकर जो पनिशमेंट है सबको पता रहता है कितने तरीके के पनिशमेंट और क्या है, बट उसके बाद 54 से आपको 75 तक मैक्सिमम लोग अवॉइड कर देते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और उसमें से एक आध सवाल बनते ही बनते हैं, लाइक अगर जो कोई भी ऑफेंस है वो सिर्फ फाइन अगर जो उसमें, तो फिर नहीं पेमेंट करते तो क्या पनिशमेंट होगा, या फिर आपका है फाइन एंड पनिशमेंट दोनों है, फिर क्या इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, Solitary confinement से जुड़े provision होते हैं। जो डिवाइड है, तो वो बहुत बड़ा रोल वो जो अनुपात है 53 से 75 तक पनिशमेंट के बारे में कि अगर आपके 1 महीने की सजा है तो उसके लिए फाइन अगर आप हाँ 50 रुपए तक है तो आपको 2 महीना डिफॉल्ट करते हो, 50 से 100 के बीच में तो 4 महीना, और 100 से ऊपर है तो 6 महीना, यानी मैक्सिमम 6 महीना। और उसमें एक कुछ इम्पोर्टेंट जितने आईपीसी के एलएलएम में मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लाइक आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो गया, उससे रिलेटेड 3 से 4 सेक्शन जो मेन होते हैं, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में आपको 403, 404, और आपका क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और बहुत सारे लोग 354 में और 509 में कंफ्यूज होते हैं, तो एक उसमें आपका थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। और ये भी कभी कभी क्या लेता है पूछ लेता है कि कौन सा सेक्शन जो है वो स्पेशली जेंडर बेस्ड सेक्शन है जिसमें सिर्फ महिलाओं को ज़्यादा वो दिया गया है। और आपका एक
इधर हाँ एबेटमेंट का सेक्शन, एबेटमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, स्पेशली सेक्शन 114। हम लोग 107 108 पे पढ़ लेते हैं और उसमें एक ये प्रॉब्लम दे देता है कि अगर तो जो एबेटर था वहाँ पे प्रेजेंट था फिर क्या सीन होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन इस समय बहुत ट्रेंड में है। और इसमें जो ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी, अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, इनके प्रोविजन के साथ साथ प्रोविजन पे फोकस तो किया ही जाता है, प्रोविजन कम रहता है लेकिन एक प्रैक्टिकल सवाल बना के दिया जाता है और उस प्रैक्टिकल सवाल का आंसर पूछा जाता है। जैसे अबेटमेंट का प्रोविजन हो गया, अबेटमेंट में मैक्सिमम सवाल जो बनता है वो प्रोविजन पे नहीं बनता है। 114 वाला जो प्रोविजन है वो पूछ लेता है कभी कभी वो प्रोविजन की कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम उस पर प्रैक्टिकल सवाल बनता है कि किसी ने मान लीजिए ए ने बी को एक लेटर लिखा और कि आपको किसी को मारना है, लेटर वहां तक पहुंचा ही नहीं, ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा है तो। एबेटमेंट होगा या नहीं होगा, या एबेटमेंट का अटेम्प्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है, या आईपीसी में इनके लिए मान के चले तो बैरक में नीचे इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नहीं, मैं इसके लिए सजेस्ट ये करूंगा कि बैरक आईपीसी में आप बैरक तो पढ़ ही लीजिए, बैरक और प्लस जो वर्बेटम है उनके साथ साथ इलस्ट्रेशन किए आपका लगभग 80% हो जाएगा। लेकिन ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको 100% करना है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास स्कोप ही नहीं होता कि आप वहाँ छोड़ोगे। तो इसके लिए चूंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट भी है तो आप बुक को रेफर करो और जो ऐसी चीजें हैं उनको बुक से रेफर करो। बुक में बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आपको जो मिलेंगे वो एज इट इज एग्जाम में भी मिल जाएंगे। तो ये मुझे लगता है 7 विषयों की बात हमने करी जो आते हैं एग्जाम में आते हैं। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है टॉट में कैसे सवाल आते हैं? वह टॉट में केस लॉ सबको पता भर भर के पूछे जाते हैं जो लीडिंग केस है और साथ ही साथ आपका लीगल मैक्सिमम। बट जो एक चीज में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है आपका जो टेस्ट है, लाइक बॉलन टेस्ट, बॉलिथो टेस्ट है, एक्सकल टेस्ट है, ये सारे टेस्ट मैंने भी इतना ध्यान नहीं दिया था बट जब एग्जाम आया तो नहीं बिल्कुल नई चीज़ है ये, अभी तक बिल्कुल नई चीज़ है, मुझे लगता है ये चीज़ बताई नहीं गई थी। एक बार टेस्ट के नाम दोबारा बता दीजिएगा। एक एग स्कल टेस्ट हो गया आपका, बोलन टेस्ट हो गया, जॉइंट टॉर्ट फ्रीजर का कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि एक मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का जॉइंट जो टॉर्ट फ्रीजर का एक हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि एग्जैक्ट इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्लियरिटी होनी चाहिए। कौन सा टेस्ट, मेडिकल नेग्लिजेंस में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, तो वो भी पता होना चाहिए। और ये आपके टेस्ट 3-4 बहुत अभी फेमस इधर पूछे जा रहे हैं तो उसके बारे में भी पता होना चाहिए कि किससे रिलेटेड और कौन से केस में उस चीज़ को डेवलप किया गया है। आपका हिकलिन टेस्ट हो गया और ऑब्सैनिटी से रिलेटेड, उसमें 4 टेस्ट हैं, वो चारों टेस्ट के आपको नाम पता होने चाहिए क्योंकि उसमें पूछ लेता है ना किसी में एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिसाइड किया गया, किसी में एक पर्टिकुलर, तो उसमें 4 टेस्ट है, वो चारों टेस्ट के बस नाम और वो ये भी बता दीजिए बेगन माउंट से जो जुड़ा प्रोविजन है, बेगन माउंट में दोनों टेस्ट हैं वो भी पूछे जाते हैं। नर्वस कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपका प्रॉब्लम दे देता है कि जो केस लॉज रहते हैं उसी का सेम फैक्ट उठा के आपके प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देता है और फिर पूछता है आपका उसमें क्या हुआ। और ये भी पूछ लेता है, इसलिए एकदम श्योर होना है आपको प्रेजेंट टाइम में कौन सा टेस्ट एग्जिस्ट करता है, बेगन माउंट का एग्जिस्ट करता है या रीपॉलीमर्स का टेस्ट। तो टॉट में आपको कायदे से केस लॉस को पढ़ने की ज़रूरत है, कायदे से पढ़ करके जाने की ज़रूरत है। और ये हम सभी लोगों ने भी बात करी है सिलेबस को लेकर के किन किन विषयों से सवाल आते हैं, और मुझे लगता है पल्लवी ने, दीपांशु ने एक एक विषय में प्रयास किया है कि वो कायदे से आपको बता सकें। और इसके बाद जो एक बड़ा सवाल है किताबों का कि कहाँ से कौन सी किताबें जुटाई जाएँ, कौन सी ऐसी किताब, क्योंकि विश्वविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय ऐसा कोई लखनऊ विश्वविद्यालय से प्रवेश परीक्षाओं को लेकर के ऐसा कोई प्रकाशक है नहीं जिसने ऐसी कोई किताब अभी तक छापी हो जो विश्वविद्यालय के एलएम के या एलएलबी के एग्जाम को लेकर के हो। तो आप लोगों ने तैयारी किन किताबों से की थी और आप किन किताबों का सुझाव देना चाहेंगे? सर किताबों की बात करें अगर हम तो जैसे मैक्सिमम बच्चे जो होते हैं एलएलबी एलएलएम का एंट्रेंस दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं जुडिशियल सर्विस की भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट यही करूंगा, मैं कोई स्पेशल बुक का नाम नहीं बोलूंगा, उनके लिए यही है कि सबसे पहले अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पे जैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग है उन पे बेरक के अकॉर्डिंग जहां बुक की जरूरत पड़ती है वहां पे बुक लेके उन पे अपनी कमांड बनाए, और जो एक रामबाण जिसको बोला जाता है या मछली की आंख टारगेट करने वाला बोला जाता है, वो ये है कि आप इनको पढ़ने के बाद आप मैक्सिमम कोशिश करिए आपके एग्जाम के 15 दिन पहले कोशिश करिए कि डिफरेंट फॉर्म से कम आप 15 से 20,000 एमसीक्यू लगाइए, और अगर आप इतना एमसीक्यू लगाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट तो इतना एमसीक्यू आपको मिल जाएगा डिफरेंट बहुत जगह पे अवेलेबल। यहाँ पे मैं एक
करूँगा कि दीपांशु ने संख्या बताई और जाहिर सी बात है वो जैसी उनकी रैंक है तो आप समझ सकते हैं कि कम से कम इतने सवाल तो उन्होंने तैयार किए होंगे। लेकिन यदि आपके पास समय कम है, अगर आपको लगता है कि आप इतने सवाल नहीं तैयार कर पा रहे हैं, तो भी कम से कम प्रयास करना है आपको कि आप ढेर सारे प्रैक्टिस सेट लगा करके जाइए, ढेर सारे एमसीक्यू सॉल्व करके जाइए। ये संख्या कोई इतना ये ऐसा नहीं है कि अगर आप इतनी संख्या में नहीं करते हो तो पास नहीं होंगे। लेकिन चूंकि ये मेधावी है, इनको रैंक 1 हासिल करनी थी, रैंक 2 हासिल करनी थी, तो इसलिए उन्होंने इतना प्रयास किया है। नहीं, मैं इसको इसलिए बता रहा था कि जब आप पढ़ने के बाद आप एमसीक्यू लगाते हैं तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और आपके जो टेक्निकल एरर होता है, जो आप एग्जाम दे के आते हैं और कहते हैं ये मुझसे गलत हो गया, वो चीज़ खत्म हो जाती है। फिर तो आप नंबर पे ना जाइए, आप कोशिश करिए कि एमसीक्यू लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए। पल्लवी, किन किताबों से पढ़ाई की आपने, कौन से प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक आपके पास रहते हैं? मैंने मेन जो फोकस किया वो परीक्षा मंथन पे किया और सिंघल की। परीक्षा मंथन और सिंघल की, ये दो मैंने एमसीक्यू लगभग पूरे खत्म कर डाले थे दोनों बुक के। और केस लॉ की मेरे पास बुक थी, परीक्षा मंथन की थी, वो पूरे के पूरे केस लॉ लगभग उसमें 1500 से 2000 थे। तो अगर आप उसको मतलब खत्म कर लेते हो तो आप ये होता नहीं 90% जो होता है चांसेस हो जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। 10% एक्सेप्शन है कि कुछ दिमाग में उस वक्त नहीं आया। केस लॉज के लिए परीक्षा मंथन और बाकी जो आपके सब्जेक्ट सिलेबस के लिए उसके लिए आपका सिंगल और परीक्षा मंथन बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि क्या होता है, कभी कभी जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, तो कई बार क्या होता है जो बेयर एक्ट की जो मार्जिनल नोट होता है, वो मार्जिनल नोट कहीं ना कहीं जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसको नहीं बता पा रहा होता है। तो उसके लिए हमें क्या होता है कि पूरा ढंग से पढ़ना। जैसे मान लीजिए सेक्शन 44 में अगर किसी से पूछा जाए कि क्या है, सॉरी आर्टिकल 44 में क्या है, तो लोग कहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन कभी कभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, ये पूछा जाता है कि आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड किसके लिए, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन, ओनली सिटीजन, ईदर, तो ऐसे करके होता है। तो हमें ये देखना होता है। या हम आर्टिकल 50 की बात करें जिसमें सेपरेशन की बात की गई है, तो उसमें ये रहता है कि तीनों विंग्स का होता है, लेजिस्लेटर का जुडिशरी से होता है, एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी से होता है। तो ये कंफर्म कर लें क्या है एग्जैक्टली उसमें। तो ये इससे दीपांशु मुझे लग रहा है इसलिए बता रहे हैं कि हम लोगों ने बात करी, उसमें एक दो बार हम लोगों ने कहा कि इंडेक्स पढ़ लें। इंडेक्स पढ़ना उनके लिए फायदेमंद है जिन्होंने एक बार बैरेट को पढ़ा है, एक दो बार कायदे से बैरेट को पढ़ा है। लेकिन यदि आप पहली बार पढ़ रहे हैं और अगर आप सोचें कि मैं केवल इंडेक्स पढ़ के जाऊँ और मुझे मैं सफल हो जाऊंगा, मुझे सारे सवाल आ जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल है, मुझे लगता है मुश्किल है। आपको बस सेक्शन बेस्ड जो सवाल है वो हो सकते हैं, बाकी अगर जो उसमें कॉन्सेप्ट पूछा थोड़ा सा भी अगर अंदर सवाल पूछा गया तो आपको तकलीफ होगी। तो इसलिए बैरेट अभी जितना समय बचा हुआ है प्रयास करिए कि जैसा दीपांशु ने, पल्लवी ने जिन विषयों को बताया, जो विषय कोडिफाइड है जिसमें बैरेट है, उस बैरेट को कायदे से पढ़िए। बाकी किताबें, आप सभी लॉ ग्रेजुएट हैं तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई किताब आपके पास जरूर होगी। अगर आपके पास वो सारी किताबें नहीं जो इन लोगों ने एमसीक्यूज वाली बताई, हो सकता है आपके पास कोई उससे बेहतर किताब हो सकता है कोई उसी के बराबर बेहतर किताब हो जिसमें आपके पास ढेर सारे एमसीक्यूज हो। अगर आप उसको हल कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप बेहतर करेंगे। लेकिन बिना एमसीक्यू ढेर सारे एमसीक्यू हल किए संख्या आपका नहीं हो संभव, थोड़ा कम प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो आपकी पढ़ाई को जो एमसीक्यू होता है वो आपका एक्सपीरियंस होता है, आपके सवालों के जो एरर होने की संभावना होती है उसको कम कर देता है। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जरूर करिए। एमसीक्यू में जो आपकी जब आप प्रैक्टिस उसमें करते हो तो आपका मतलब लाइक होता नहीं है इस तरीके से भी सवाल आते हैं, आगे से कैसे पूछे जाएंगे और पीछे से कैसे पूछा जाएगा, दाएं बाएं सारे तरीके से वो कवर कर लेता है। कि जैसे आप भैया 299 और 300 पे है, बहुत सारे उसमें एंगल से किस एंगल से उसमें आ सकता है, एक्सेप्शन पे उसकी जो एक्सप्लेनेशन है लाइक उसमें एक्सप्लेनेशन पूरा आपका बहुत बड़ा सेक्शन 300 पे रोल प्ले करता है, तो उस पर बहुत सारे एमसीक्यूज आपके बनते हैं। तो ये आपके फिर पेपर सॉल्व करोगे तभी क्लियरिटी आएगी। तो बैरेट पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, बैरेट पढ़ने के साथ साथ आपको ढेर सारे एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं। और मुझे लगता है बहुत ही स्वस्थ चर्चा हुई है, एक एक बिंदु पर कायदे से दीपांशु ने, पल्लवी ने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए हैं। और उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपको भी मिलेगा और आप भी इन सभी लोगों की तरह लखनऊ विश्वविद्यालय में, ढेर सारे विश्वविद्यालयों में, ढेर सारे विधि संकायों में आप टॉप करें, अच्छे ऊपर के रैंक में आप रहें और ईश्वर आपको इस लायक बनाए कि आप भी इन लोगों की तरह आपके पास ढेर सारे विकल्प हों कि आप जहाँ भी चाहें एडमिशन ले सकें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, प्रणाम, जुड़े रहिए विवेक महोदय के साथ।